हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा इंडियन पॉलिटी के ऊपर, जिसके अंदर हम जेकेपी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंडियन पॉलिटी के अंदर ओवरव्यू हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो जनरल व्यू लिया था, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने पर्टिकुलरली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, वो कैसा है। ओके, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, वो लेक्चर नंबर 2 में देखा था। आज हम देखेंगे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, क्या प्रोसेस रहा था, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर करेंगे। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिलेबस हो जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी मेंशन की हुई है, ये सिलेबस, ये टॉपिक जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओवरऑल फैक्चुअल रहेगा, कहानी की तरह करेंगे इसको लास्ट पे, लेकिन कुछ ऐसे और पूरा का पूरा लेक्चर तो फैक्चुअल है ही, अलग से कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे उनके, और पहले भी उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एग्जाम्स में आ चुकी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड। डिमांड कब उठी थी? लेकिन 1934 के अंदर हमने देखा एम एन रॉय जी ने पहली बार, हमें कहीं देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड होने लगी कि भाई इंडिया के पास एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी? इंडिया का कानून बनाएगी। ये ब्रिटिशर्स क्या काम कर रहे हैं? ये वहाँ पे लंदन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और वहाँ से कानून बना के यहाँ पे ला रहे हैं, हमारे ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमें चाहिए भी वो या नहीं चाहिए, क्या हम उसके साथ, उन लॉज के साथ कंपेटेबल हैं या नहीं है। ओके, लेकिन फिर हम देखते हैं 1935 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 लेकर आ गए, और उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसके अंदर ये हमारे लिए एक नया मॉडल लेकर आया कि भाई इंडिया को इसके अकॉर्डिंगली रन किया जाएगा। ओके, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड उठी थी 1935 में भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड उठाई कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का राइट दो, हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 1930 1938 में फिर पंडित नेहरू जी ने भी ये बात उठाई। बाद में फिर हम देखते हैं, आपको मालूम 1939 के अंदर फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाएगी, 45 तक ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, और इनको ब्रिटिशर्स को उस वक्त इंडिया की हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे इनकी जो आर्मी थी उसकी तादाद तो खुद बहुत कम थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा, जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन था, जो सबसे बड़ा रेशो था, वो हमारी आर्मी का था। हमारे लोग थे उनकी आर्मी के अंदर जो रिक्रूट थे। आई बात समझ? तो इसलिए इनको इंडियंस की हेल्प की ज़रूरत चाहिए थी, हमारी ज़रूरत थी। तो ये अलग अलग ऑफर्स लेते गए कि भाई अगस्त ऑफर है, इसमें हम ये चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ बस। अगस्त ऑफर है, इसके अंदर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इंडियंस ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्रिप्स मिशन लेकर आए, ये भी नहीं चलेगा। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ बात नहीं बनी, खास बात नहीं बनी। 45 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई, ब्रिटिशर्स आल दो वो जंग जीत गई, लेकिन कमर टूट चुकी थी। अब वो इंडिया जैसी ह्यूज कंट्री को वो संभाल नहीं सकते थे। उनको मालूम था कि अब ना तो हमारे पास उतनी बड़ी वो आर्मी है, ना हमारे पास अब वो दमखम है। वर्ल्ड वार 2 खत्म होते होते दुनिया बाइपोलर बन चुकी थी, दो सुपर पावर रही थी, एक यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर। वो जो था ब्रिटिशर्स, वो अब उनमें वो दमखम नहीं रहा था। ओके, तो इन्होंने इसलिए सोचा कि हम क्या करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे, आज़ाद करना पड़ेगा, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है, संभाला नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर क्या किया जाता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया जाता है। नवंबर 1946 के अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया जाता है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसके अंदर यह बताया गया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब होता है कि ऐसी असेंबली, लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो इंडिया का कानून बनाएगी। आई बात समझ? उसमें कितने लोग होंगे? 389 लोग होंगे उसके अंदर, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से होंगे, 93 प्रिंसली स्टेट से होंगे। दो तरह की पॉलिटिकल एंटिटीज थी। एक तो प्रिंसली स्टेट होते थे जहाँ पे राजा वगैरह रूल किया करते थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के अधीन हुआ करते थे, इनके सबऑर्डिनेट होते थे। और दूसरी पॉलिटिकल एंटिटी थी आपकी ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर डायरेक्टली कोई ब्रिटिश ऑफिसर होगा जो उस स्टेट को, उस एरिया को कंट्रोल करता होगा। ओके, वहाँ पे कोई राजा वाजा नहीं होगा। और सीट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया? इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। इस तरह से रखा था कि 1 मिलियन लोगों को एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सीट्स इस तरह से डिवाइड की गई थी, 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी में आपके जर्नल होंगे, दूसरी में मुस्लिम, और तीसरी में सिख। यानी एक कैटेगरी होगी जिनमें सिख होंगे, एक कैटेगरी होगी जिसमें मुस्लिम होंगे, और एक कैटेगरी होगी जिसमें फिर बाकी जो बच जाएंगे वो इस जर्नल की कैटेगरी में आएंगे। और इलेक्शन किस तरह से होंगे?
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिस तरह आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लोग डायरेक्टली वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि एक एक करके वोट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था, 1 मिलियन लोगों को के ऊपर एक सीट इन्होंने रखी थी। ओके, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने करनी थी। अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टॉपिक लंबा हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ने वाला है नहीं। ये जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे ये होता क्या है। आई बात समझ? या फिर किसी और टॉपिक में इसको देखेंगे अभी, वरना ये लंबा खिंच जाएगा। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, देखो देखो यहाँ पर आप ऐसे याद रखना, सीट्स याद रखना कि 1 मिलियन लोगों को एक रिप्रेजेंट करता था और 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जर्नल, मुस्लिम, सिख को। मेथड क्या था? मेथड याद रखना, मेथड था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एज इट इज याद रख लेना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है पार्शली इलेक्टेड पार्शली नॉमिनेटेड हमने देखी। क्यों? क्योंकि जो ये था ना आपका, ये जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीट्स थी, यहाँ पे तो लोगों ने वोट करने थे। ओके, लोगों ने वोट करना था, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थी, यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट का हेड होगा वो नॉमिनेट करेगा कि मेरी प्रिंसली स्टेट को ये आदमी जाके रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठेगा। आई बात समझ? और लोगों को जो पार्शली इलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे लोग वोट करेंगे। ऐसा नहीं था सारे इंडिया के लोग वोट कर रहे थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज के साथ वोट कर रहे थे। ओके, हम देखते हैं जुलाई अगस्त में जाके इलेक्शन होते। ओह आई एम सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, बीच में कॉल आई थी। तो मैं ये बता रहा था कि इलेक्शंस हुए थे आपके जुलाई अगस्त, 1946 का साल चल रहा था, और जुलाई से लेकर अगस्त इन 2 महीने आपके इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपके 208 सीट लिए, मुस्लिम लीग ने 73, और बाकी जो अदर्स जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये मान लो, तो इन्होंने टोटल कितनी ली? इन्होंने 15 सीट्स ली। ओके, अब क्या होता है? अब वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हो रही है। देखो नवंबर में तो बनी थी ना, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। ओके, और दिसंबर 1946 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहली मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है और मुस्लिम लीग बाइकाट कर देती है, और इसलिए टोटल 211 मेंबर्स जो हैं जिनने पहले दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड किया था। आई बात समझ? अब यहाँ पे पहले दिन क्या हुआ था? पहले दिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, असेंबली है, लोग हैं, उनका अब एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा। प्रेसिडेंट चूज किया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। स्लाइड में मैंने जो जो लिखा है ना, सीधे रट लेना, जबानी याद होना चाहिए। टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे ये, एक फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कि भाई फ्रांस में ऐसा होता था उस टाइम पे कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा उसको प्रेसिडेंट बनाया जाता था। आई बात समझ? तो सबसे सीनियर मोस्ट उस वक्त यही थे, इनको बनाया गया। बाद में फिर इलेक्शंस हुए वहीं पे, और इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया। और बाद में फिर पहले प्रेसिडेंट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, पहले प्रेसिडेंट जो है इंडिया के यही रहे और दूसरे प्रेसिडेंट भी यही थे। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर आपने हासिल क्या करना है? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? आप अचीव क्या करना चाहते हैं? तो उसके लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करने से पहले आप ये तो बताओ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये लेकर आए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक मोशन लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर होगा, रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। फिलॉसफी थी, फंडामेंटल राइट्स होंगे लोगों के पास, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे गवर्नमेंट के लिए। ओके, ये सारी चीजें उसके अंदर दी हुई थी, और इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल से इसके अंदर, और इसी का मॉडिफाइड वर्जन आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जिसको हम प्रेम्बल बोलते हैं। प्रेम्बल के ऊपर सेपरेट लेक्चर आ जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर वही होगा। अब आता है 1947 में आपका माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान आएगा, भाई अब क्या करना है, आज़ाद कर दो। ठीक है, इस माउंटबेटन प्लान ने क्या काम कर दिया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फुली सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया। ऑल दो ये जो फंक्शनिंग थी इसकी,
काम जो कर रही थी ये सॉवरन बॉडी की तरह ही काम कर रही थी, बट यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फुल्ली सॉवरन है, ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होगा, या फिर किसी और बॉडी का। दूसरा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो काम दिए। कहा कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थे ही, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन तो आपका था ही कि भाई आपको कानून बनाना था, हम आपको एक और फंक्शन दे रहे हैं। अब आपको, क्योंकि हम छोड़कर जा रहे हैं, तो अगर आपको बीच में कोई छोटा मोटा कानून बनाना होगा, कोई डे टू डे जो प्रॉब्लम आ रही होगी उससे टैकल करने के लिए कोई लॉ पास करना होगा, तो आप लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करोगे। इस तरह से लॉ बनाने वाली बॉडी पार्लियामेंट होती है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बोलते हैं। पार्लियामेंट जो हमारी आज है दिल्ली में, एक तो वो पार्लियामेंट है ही, लेकिन पहली पार्लियामेंट कौन थी? पहली पार्लियामेंट खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने कानून बनाया, वो खुद पार्लियामेंट भी थी। ओके, तो एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब ये मिलती थी, जिस दिन इन्होंने कानून बनाना था, उस दिन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एज लेजिस्लेटिव बॉडी कि भाई प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा सा हमने ये कानून बनाना है इस चीज़ के रिलेटेड, तो आज के दिन एज लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेंगे, और आज के दिन प्रेसिडेंट हो गए जीवी मावलंकर जी। और ये ड्यूअल फंक्शन 26 नवंबर 1949 तक चलते रहे, जब तक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हुआ। ओके, उसके बाद हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का रूल आएगा, और फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्ट्स हैं जो याद रखने ज़रूरी है, सारा फैक्चुअल ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि भूलने वाली चीज़ें, फिलहाल आज मैंने जितना बताया उतना आपके लिए काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम प्रेम्बल करेंगे। तो सारा कुछ बनाया हुआ है, कंटेंट बनाया हुआ है, ये आपको भी दे देंगे। बस जो जिस तरह से आपको बताया जा रहा है उस तरह से उस चीज़ को फॉलो करो। बात समझ आ रही है आपको? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, मैंने बता दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी ये भी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगी। इंडियन पॉलिटी तो मैं करवा लूँगा। फिलहाल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन चल रहा है, उसके बाद जो है बाकी वाले टॉपिक्स भी कर लेंगे। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। इकॉनमी भी आपकी मैं खुद ही करवा दूंगा, वैसी बात नहीं है, तो इकॉनमी भी हो जाएगी। जर्नल साइंस जो है ये हमने करवा दी है, सुपरवाइजर के लिए करवा दी है, लेकिन इसको भी हम शुरू करवा देंगे यहाँ पर जेकेपीएसआई के अंदर भी और कांस्टेबल के अंदर भी। ठीक है, तो आराम आराम से हो जाएगा, अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो अच्छे से करो, मज़े से करो, कोई कमी नहीं छोड़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।